सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर 3 है फ्लेमिंगो बुक से। और हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है डीप वाटर। डीप वाटर जो है, इस चैप्टर में हम लोग किस तरह की चीज़ें देखने वाले हैं वो हम लोग जैसा कि हर चैप्टर में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे हम पर्सनली रिलेट कर पा रहे हैं। और क्योंकि हम रिलेट कर पा रहे हैं तो चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। ये चैप्टर भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। बचपन में आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता था? अंधेरे से, जंगल या खाली इलाकों से, या घर की छत पे जाने से रात के समय में, या फिर किसी विशेष जानवर से जैसे कि चूहा हो गया, कॉकरोच हो गया, या सांप से? ऐसी कौन सी चीज़ थी बचपन में जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता था? आपके मन में उसके प्रति ऐसा भय बैठा हुआ था कि ऐसी परिस्थिति में फंसना मतलब मैं तो मर ही जाऊंगा। एक जिसको सीधे तौर पे कहते हैं ना कि मैं तो मर ही जाऊंगा अगर ऐसी परिस्थिति मेरे साथ हो जाए कि कोई मुझे अंधेरे में छोड़ के आ जाए तो मैं मर ही जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने उस डर को आप लोग रिकॉग्नाइज कीजिए। और अपना वो डर आप लोग चाहे तो कमेंट में मुझे भी बता सकते हैं कि आप पहले किससे डरते थे और फिर आप उस डर से कैसे बाहर निकले, कि कैसे पहले वो चीज़ आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डर बना हुआ था और बाद में या आज के समय में आपको उन चीज़ों से डर नहीं लगता, बल्कि आपको ऐसा लगता है कैसा सिली सा डर था, कैसा अजीब सा डर था जिससे डरने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। तो हमारा जो चैप्टर है डीप वाटर, वो एक इंसान के डर के विषय में है कि उसमें पानी से संबंधित, जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि पानी में डूब जाने का जो डर होता है, वो डर के विषय में हमारा ये चैप्टर है। कैसे उस व्यक्ति के मन में वह डर बैठता है और उसके बाद कैसे वह व्यक्ति उस डर से बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, उस डर में ही जीवन व्यतीत कर देता है। चलिए चैप्टर में देखते हैं। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर डीप वाटर। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ये तब घटित हुआ या ये घटना तब हुई जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और मैंने ये तय किया था कि मैं तैरना सीखूंगा या स्विमिंग करना सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, यानी याकिमा नदी के पास में YMCA नाम करके एक पूल था, एक स्विमिंग पूल था जो बिल्कुल वही अवसर प्रदान करता था जैसे मैं चाहता था। यानी कि बिल्कुल वैसा ही स्विमिंग पूल था जिसमें मैं तैरना सीखना चाहता था, या जिसमें मेरा कंफर्ट जोन था कि वहां जाकर मैं तैरना सीख सकता हूं। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचेडियस, मदर कॉन्टिन्यूअली वॉर्न्ड अगेंस्ट इट, यानी कि ये याकिमा नदी जो है ये बहुत ही जोखिम भरी थी, बहुत ही खतरनाक थी। और मेरी माँ जो है वो लगातार या बार बार मुझे उसकी चेतावनी देती रहती थी या मुझे उससे सावधान करती रहती थी। वार्निंग देने का मतलब क्या होता है? सावधान करना, कि चेतावनी देना या सावधान करती रहती थी अगेंस्ट इट, इसके विरोध में, कि भाई तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाओगे डूब जाओगे, नुकसान हो जाएगा, ये वो। हमेशा जैसे छोटे बच्चों को डराया जाता है ना, वहां नहीं जाना, ऐसा हो जाता है। देखो पिछले साल है ना 10 लोग वहां गए थे नहाने के लिए, उनमें से 2 लोग डूब के मर गए। तो इस तरीके से वो उसके अगेंस्ट जाकर के अपने बेटे को समझाती रहती है कि बेटा नहीं जाना है याकिमा नदी के पास में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, यानी कि और मेरे दिमाग में ताज़ा रखने का काम करती थी, यानी मुझे लगातार याद दिलाती रहती थी हर वो घटना, हर उस घटना की डिटेल्स जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति वहां पर डूबता था। यानी कि कैसे डूबा, कहां गया, क्या सोचा, क्या नहीं करा, बार 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 मुझे बताती रहती थी, याद दिलाती रहती थी, ताकि मुझे पता रहे कि इस नदी पे नहीं जाना है नहाने। सीधी सी बात है, ठीक है। तो बार बार वो मुझे क्या करती थी, याद दिलाती थी कि कैसे पिछली बार कोई व्यक्ति वहां नहाने गया और डूब गया था। ठीक है। बट द YMCA पूल, लेकिन YMCA पूल के बारे में ये बात अच्छी थी क्योंकि वो खुला इलाका नहीं था। पूल क्या है, एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, तो सेफ होता है। इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वहाँ पर लाइफ गार्ड्स होते हैं जो आपकी अगर डूबने वाली स्थिति हो रही होती है तो वो कूद करके आपको पानी में बचा लेते हैं। ठीक है। तो YMCA पूल जो है वो सुरक्षित था तैरना सीखने के लिए।
इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, ये केवल 2 या 3 फीट की ही डीप था, यानी उतना ही गहरा था। एट द शैलो, स्टार्टिंग में, एंड, और स्टार्टिंग से एंड की तरफ जाते हुए ये स्टीप के रूप में था, यानी कि इस तरीके से बना हुआ था कि यहां पर कम गहरा और आगे से आगे जाते हुए गहरा हो जाता था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और यानी अंतिम छोर की बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो 2 या 3 फीट ही गहरा है, और जहां पर स्टीप पे लास्ट में जाकर के रुकेगा वहां पर कितना गहरा हो जाएगा, तो वहां पर हो जाएगा 9 फीट तक गहरा, 9 फीट तक गहरा हो जाएगा। यानी कि अगर मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बात करो तो मेरे से भी 3 फीट ऊपर, ठीक है। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, यानी कि उसकी जो ढलान थी वो बहुत ही धीमी थी, धीमे 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 गहराई बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा ले लिया था। देखो वाटर विंग्स क्या है, शहर के बच्चे समझते होंगे, गांव के बच्चे वाटर विंग्स नहीं जानते, उनको मतलब भी नहीं है जानने से। भाई गांव के बच्चे तैरना सीखने का उनका बहुत अलग तरीका होता है। वो अपने साथी जो होते हैं, उनसे बड़े जो भी लोग होते हैं जो वहाँ पर नहाने जाते हैं तालाब वगैरह पर, वो उनके साथ तैर करके और अपना जो एक्सपीरियंस है वो बना लेते हैं। अगर किसी के अंदर कहते हैं ना शैतानी ज़्यादा ही है, तो वो उनके साथ भी नहीं जाता। वो गाय भैंसे जाती है तालाब के अंदर, खास करके भैंसे जब जाती है तालाब के अंदर, वो उसकी पूंछ पकड़ के ही तैरते रहते हैं, तो उनको वाटर विंग्स की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास बहुत बड़ा ब्लैक कलर का एक वाटर बलून होता है जिसे हम भैंस कहते हैं, जो पानी में डूबती नहीं है, वो उसी को पकड़ के तैर लेते हैं। लेकिन वाटर विंग्स अगर हमें समझना है, ये देखो, ये ऑरेंज कलर के जो दोनों है ना, ये वाटर विंग्स कहलाते हैं। इन्हें यहाँ बाजुओं पे पहन लिया जाता है, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं इनमें हवा भरी होती है, इन्हें यहाँ पे बाजू पे पहना दिया जाता है, बिल्कुल टाइट होते हैं, तो ये किसी भी पोजीशन में रहे पानी में, लेकिन ये डूबते नहीं है। यानी कि ये जो वाटर विंग्स होते हैं ये पानी में आपके वजन से डूबेंगे नहीं, और ये आपके इतने हिस्से को हमेशा पानी से बाहर रखते हैं। तो वाटर विंग्स जो है उसका एक जोड़ा वो अपने साथ लेके गया, एक पेयर लेके गया, ताकि वो पानी में डूबने के खतरे से बचा रहे। एंड वेंट टू द पूल, और पूल चला गया, स्विमिंग पूल। आई हेटेड टू वॉक नेकेड, और मुझे बिना कपड़े पहने चलना पसंद नहीं है, या उससे मुझे घृणा है। इनटू इट, उस स्विमिंग पूल में, एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी पतली पतली टांगे दिखाना। जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहीं इस तरह की पोजीशन में नहीं जाते कि शॉर्ट्स पहन करके घूमने चले गए, या ऊपर बनियान डाल दिया नीचे शॉर्ट्स से और घूम रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा ढका हुआ होना चाहिए। तो बस यहीं पर वो बात कहने की कोशिश कर रहा है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन ये बिना मतलब का जो मेरा घमंड था, मैंने इसे नियंत्रित किया, इसे दबा दिया कि नहीं, अगर तैरना सीखना है पूरे कपड़े पहन करके तो तैरना, जींस टी शर्ट पहन के तो सीख नहीं सकते ना भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपने इस प्राइड को, बिना मतलब के घमंड को उसने कुचल दिया, दबा दिया। माई प्राइड एंड डिड इट, और मैंने ये किया मतलब क्या, शॉर्ट्स वगैरह पहन करके, और मैं अपनी पतली टांगों के साथ ही वहां पर उन्हें दिखाते हुए नहाने के लिए चला गया, यानी स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करने के लिए चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर, जैसे तैसे, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, मुझे पानी के प्रति बहुत ही अरुचि है, मतलब मैं बहुत ही सहज महसूस नहीं करता जब भी मैं ऐसी जगह पर होता हूं जहां पर पूल हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि समुद्र का कोई किनारा हो या कोई नदी हो, तो उसमें जहां चारों तरफ एनर्मस अमाउंट ऑफ वाटर होता है, बहुत ज्यादा तादाद में पानी होता है, वहां मैं सहज महसूस नहीं करता, या वह मेरी रुचि का विषय नहीं होता। When I was in it, जब मैं पानी में होता हूँ। This started, और ये कब शुरू हुआ? When I was 3 or 4 year old, जब मैं 3 या 4 साल का था। And father took me to the beach, और मेरे पिता मुझे समुद्र तट पर घुमाने के लिए ले गए। इन कैलिफोर्निया के अंदर। He and I stood together in the surf, और वहां पर जो पानी की लहरों से जो झाग बन रहा था उसमें मैं और मेरे पिता साथ में खड़े थे। I hung on to him, और मैं उनके ऊपर लटका हुआ था, और मैंने उन्हें कस के पकड़ रखा था। जैसे छोटे बच्चे जनरली क्या है, गर्दन के यहाँ से पकड़ लेते हैं और पीछे लटक जाते हैं, हाँ पानी पानी पानी, ठीक है, उनका ऐसे ही खेलने का होता है। तो ये यही बता रहा है कि 3-4 साल की उम्र थी, मैं मेरे पिता के साथ में वहीं पर जहां पर लहरों से झाग बन रहा था, शोर पर यानी किनारे पर, बीच पर खड़ा था, और मैं उनको गर्दन से पकड़ के या हाथ से पकड़ के मैं उन पर लटका हुआ था। उन्हें अच्छी तरह से मैंने पकड़ रखा था, कस के उन्हें पकड़ रखा था। Yet the waves, लेकिन फिर भी जो तेज लहरें आई,
नॉक्ड मी डाउन, उसने मुझे नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से मुझे कुचलते हुए, मुझे दबाते हुए मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज बरिड इन वाटर, और मैं पूरी तरीके से दब चुका था, दफन हो चुका था पानी के नीचे, यानी कि मैं जमीन पे लेटा हुआ था और मेरे ऊपर से पानी इतना तेजी से निकल रहा था कि ना मैं हिलडुल सकता था ना मैं उठ सकता था। इतनी तेजी से पानी ने मुझे अपने नीचे दबा रखा था या दफन कर रखा था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरी सांस अटक रही थी, या अटक तो क्या रही थी, ले ही नहीं पा रहा था बिल्कुल ही, क्योंकि ऊपर से तो पानी निकल रहा है। सांस लेगा तो भी सांस में क्या आएगा, नाक में या मुंह में क्या जाएगा, पानी जाएगा। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, और मेरे पिता हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में डर बैठा हुआ था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, कि इतनी अत्यंत शक्तिशाली, ओवर पावरिंग का मतलब जितनी शक्ति किसी में हो सकती है उससे भी अधिक शक्तिशाली जो है वो लहरें थी जिन्होंने मुझे अपने नीचे दबा रखा था। माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, यानी कि ओवर पावरिंग जो फोर्स था, जो उसकी गति थी उन लहरों की, उसकी वजह से मेरे दिल में हमेशा के लिए डर बैठ गया। तो अब सबसे पहली चीज तो ये कि जो लोग होते हैं, कुछ लोग है ना, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, कि छोटे बच्चों को पहले तो कहाँ ले जाते हैं, छत पे या किसी भी अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, वहां ले जाकर के उन्हें छोड़ देते हैं और बाहर से धीरे धीरे हा हू की आवाजें निकालते हैं। उनको, बड़े लोगों को ये सब करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उस बच्चे की क्या कंडीशन हो रही है और वो कितने समय तक उस डर से गुजरेगा या उस डर को अपने दिल में महसूस करेगा, इस चीज पर ध्यान देना वो लोग भूल जाते हैं। यहां पर इसके फादर के साथ भी यही हो रहा है। इसके फादर जो है वो ठीक है, अपन समुद्र में नहाने गए, हा गिर गया, देखो कैसे लहरों के नीचे दब गया, लेकिन उसके ऊपर उस चीज का साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ा, मनोवैज्ञानिक रूप से उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कि अब वो काफी लंबे समय तक अपने जीवन में पानी से या ऐसी कोई भी जगह जहां बहुत ज्यादा तादाद में पानी हो, मात्रा में पानी हो, ऐसी जगह जाने से हमेशा डरता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर भी इसके साथ, हमारे ऑथर के साथ यही हुआ। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज, और मेरा जो परिचय था, जैसे ही पहली बार मैं YMCA पूल पर गया, वहां जाते ही मेरी अनप्लेजेंट मेमोरीज जो थी, मेरी बुरी यादें जो थी पानी के साथ, रिवाइव्ड, वो वापस सारी की सारी मुझे याद आ गई। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और उसने मेरे उस बचपने वाले डर को, उस बचपने वाले डर को वापस जगा दिया। यानी कि बचपन में जो मुझे 3-4 साल की उम्र में जो डर था, जो भय था पानी से, वो वापस से जागृत हो गया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़े ही समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया कि नहीं, कोई बात नहीं, बचपन में हो गई घटना, अपन अब तैरना सीखना है, बढ़िया से तैरना सीखेंगे और उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने नए वाटर विंग्स के साथ पैडलिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा था। जब तैरते हैं तो हाथ भी चलाते हैं, पैर भी चलाते हैं, तो पैर चलाने की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ पे पैडल कहा जा रहा है। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, और उनकी नकल करके, कि वो कैसे कर रहे हैं मैं भी वैसे ही करूं, उनकी नकल उतार करके मैं तैरने की कोशिश कर रहा था या तैरना सीखने की कोशिश कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिन में ऐसा 2-3 बार करने की कोशिश की। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और जस्ट मैंने शुरू किया ही था कि पानी में मैं थोड़ा सहज महसूस करने लगूं, थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं ठीक है, पानी जो पुराना एक्सपीरियंस हो गया, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन द वॉटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और पहले का डर धीरे धीरे अब मैं इजी होने लगा पानी के साथ के, कोई बात नहीं, लेकिन उसी समय वह मिस एडवेंचर का मतलब क्या है, वह दुर्घटना फिर से घटित हुई। यानी वह दुर्घटना घटित हुई। कौन सी दुर्घटना हुई जरा देखते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर उस समय गया जब सामान्यतः पूल पर कोई नहीं होता है। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था। द वॉटर वॉज स्टिल, पानी पूरी तरीके से स्थिर था। एंड द टाइल्ड
बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बॉटम। और जो उस स्विमिंग पूल का जो तल था, उस तल में जो लगी हुई टाइल्स थी, टाइल्ड यानी कि टाइल लगा हुआ जो सतह थी, जो जमीन थी अंदरूनी, वॉज एज वाइट, वो उतनी सफेद या उतनी स्वच्छ थी, एंड क्लीन और साफ सुथरी थी, एज अ बाथटब, जैसे घर में एक छोटा सा बाथटब होता है उसकी देख सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल साफ सुथरी हमें तलहटी दिखाई देती है, तो वैसा ही यहां पर मुझे वो स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा सा सकपकाया हुआ था, डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अबाउट गोइंग इन अलोन, कि अभी कोई है भी नहीं आसपास और मैं अकेला पानी में चल जाऊं, लेकिन मैं ये सोच करके ही डरा हुआ था कि कुछ हो नहीं जाए दिक्कत। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल एंड वेट फॉर अदर्स, तो मैंने अकेले ने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, मैं उस स्विमिंग पूल के साइड में एक जगह बैठ गया और बैठ करके दूसरे जो लोग हैं उनके आने का इंतजार करने लगा। यही समझदारी होती है, ठीक है, इसी को समझदारी कहते हैं कि जब आपको पता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है और आपके सामने कोई ऐसा काम है जो आपको पता है कि आपकी बस के बाहर का काम है, उसको नहीं करना चाहिए, साइड में बैठ जाना चाहिए, दूसरों के आने का इंतजार करना चाहिए। उसने भी यही किया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, मुझे वहां बैठे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक लंबा चौड़ा सा लड़का, धौसिया का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा ना कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो दूसरों पर फालतू की दादागिरी दिखाते रहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में सामान्यतः बुलीज कहा जाता है। ऐसे लोग जो दूसरों को बुली करते हैं, यानी कि दूसरों को परेशान करते हैं, सताते हैं। इसी तरह का एक लड़का जो है लंबा चौड़ा सा वहां आया, प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, शायद 18 साल का रहा होगा वो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके छाती पर उसके बहुत ही घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक बहुत ही खूबसूरती का यानी शारीरिक खूबसूरती का वो एक जीता जागता नमूना था, यानी कि अच्छा बॉडी बिल्डर टाइप में दिख रहा था। और उसे देख करके ऐसा लगता था कि यार फिजिक हो तो ऐसी हो, यानी शरीर हो तो ऐसा हो, लंबा चौड़ा होना चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए। तो उस तरह का एक नमूना या बानगी दिखाई दे रहा था, विथ लेग्स एंड आर्म्स, जिसके नेचुरल सी बात है उसके पैर भी थे, हाथ भी थे, दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिस पर उसकी मोटी मोटी या फिर अच्छी कट वाली जो मसल्स है वो दिखाई दे रही थी। ही येल्ड, वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वो जो लड़का आया 18 साल का, हाई स्किनी, और पतले दुबले लड़के, स्किनी का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा लड़का जो बिल्कुल पतला दुबला हो उसको स्किनी कहा जा सकता है, टोंट मारने के वे में या उसे चिढ़ाने के वे में। हाउ यू लाइक टू बी डग्ड, यानी कि तुम किस तरह से डुबकी लगाना पसंद करोगे, सरकेबल जाना पसंद करोगे, हाँ, या फिर सीधा एक डाइव मारना कोशिश करोगे, या किस तरीके से तुम डुबकी लगाना इसमें पसंद करोगे, वो ऐसा पूछता है। और पूछते के साथ ही विद दैट ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया अपने हाथों में, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ले जा करके मुझे उस स्विमिंग पूल के उस क्षेत्र में फेंक दिया जो सबसे गहरा वाला क्षेत्र था, यानी कि 9 फीट गहराई वाली जो जगह थी वहां उसने मुझे फेंक दिया। मी इनटू द डीप एंड, डीप एंड का मतलब क्या है कि जो गहरा वाला अंत था उसमें ले जाकर उसने मुझे फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और मैं बैठने वाले अंदाज में जाकर के लैंड हुआ, क्योंकि उसने यूं उठाया था तो पैर वगैरह सब फोल्ड थे, जैसे ही फेंका तो बैठा हुआ जैसा व्यक्ति होता है वैसे अंदाज में जाकर के ये गिरा। स्वॉलोड वाटर, थोड़ा सा पानी, एकदम से घबराहट में सांस खींची, लेकिन सांस, अब पानी के अंदर अगर मुंह है तो सांस तो आएगी नहीं, फिर तो पानी आएगा, तो पानी थोड़ा सा मैं उसमें से निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक ही झटके में मैं बॉटम की ओर जाना शुरू हो गया, यानी कि तल की ओर जाना शुरू हो गया। आई वॉज फ्राइटेंडेड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंडेड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना ज्यादा डरा हुआ नहीं था कि मैं अपने सोचने समझने की ताकत ही खो दूं। एकदम से डर तो लगा, पैनिक तो हुआ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ कि वो कुछ सोच ना पाए या कुछ समझ ना पाए, उतना ज्यादा पैनिक नहीं हुआ। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे की ओर जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर नीचे जाकर के सबसे निचले हिस्से को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप,
मैं सीधा नीचे जाके टकराते ही अपने आप को ऊपर की तरफ उछालूंगा और जंप लूंगा, कम टू द सरफेस, और इस तरीके से ऊपर आने की वजह से मैं पानी की सतह पर, पानी की सरफेस पे मैं आ जाऊंगा, लाई फ्लैट, ऊपर आया पानी की सतह पर, फिर सीधा लेट जाऊंगा ऑन इट, पानी की सतह पर, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैर चलाते हुए मैं पूल के किनारे तक चला जाऊंगा। ये कुछ ऐसा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है, मेरे बहुत बुरे अनुभव नहीं रहे हैं स्विमिंग पूल में या स्विमिंग करते समय, लेकिन हाँ कई बार कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर हुई है जिन्हें मैं याद कर सकता हूँ। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि किताब पढ़ के और आप ड्राइविंग करने चले गए, है ना, कि आपने ड्राइविंग कैसे सीखे, 15 मिनट में आपने किताब खरीदी, उसे आपने पढ़ा कि व्हील को पकड़ना है, गाड़ी स्टार्ट करनी है, क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, क्लच छोड़ना है, एक्सीलरेटर देना है और गाड़ी चल पड़ेगी। ऐसे गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे गाड़ी ठुक जाती है, ठीक है। तो इस भरोसे में मत रहना। तो ये क्या है, पेपर प्लानिंग करके स्विमिंग करना सीखने की कोशिश कर रहा है कि कुछ नहीं भैया, तूने फेंक दिया कोई बात नहीं, नीचे तक जाऊंगा, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, बॉटम को टच करते के साथ ही ऊपर की तरफ उछलूंगा तो सीधा मैं 9 फीट ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा। पहली बात तो ये होना नहीं है, फिर भी अपन मान लेते हैं हो जाएगा। सरफेस पे आने के बाद मैं सरफेस पे सीधा लेट जाऊंगा, जो पानी की ऊपर वाली जो तल है या ऊपर वाला जो सतह है पानी का, वहां सीधा लेट जाऊंगा। उसके बाद पैर चलाना शुरू करूंगा और पैर चलाते चलाते कहां चला जाऊंगा, पैडलिंग करूंगा। पैडलिंग करते करते मैं जो स्विमिंग पूल है उसके किनारे पर पहुंच जाऊंगा और बाहर निकल के बैठ जाऊंगा। कितना अच्छा प्लान है। आगे देखते हैं स्विमिंग पूल इसके प्लान की कैसे धज्जियां उड़ाता है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत धीरे धीरे बहुत नीचे तक जाना है। लॉन्ग वे डाउन था। Those 9 feet were more like 90, यानी कि वो 9 फीट की जो दूरी थी वो 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी, या ऐसा लग रहा था कि ये भैया 9 फीट नहीं जाना है, 90 फीट जाना है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं जमीन तक पहुंच पाता, उससे पहले ही मेरी सांस भरने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे फेफड़े जो हैं, मेरे लंग्स जो हैं वो फट जाएंगे। यानी कि मैं अपनी सांस को रोक नहीं पा रहा था, या सांस लेने की जो मेरी प्रबल इच्छा थी उसे मैं रोक नहीं पा रहा था। और चेस्ट पर, लंग्स में मुझे एक प्रेशर फील हो रहा था, एक दबाव मैं महसूस कर पा रहा था। बट वेन माई फीट हिट द बॉटम, लेकिन जैसे ही मेरे पैर जाकर के नीचे बॉटम पर टच हुए, I summoned all my strength, मैंने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया, and made what I thought was a great spring, और मैंने वही किया, एक लंबी सी छलांग मारी जो मुझे लग रहा था। यहां पे कह रहा है ना, made what I thought was a great spring, यानी मेरे विचार से मैंने एक बहुत ही ऊंची छलांग लगाई, या मैं वहां से स्प्रिंग की तरह सीधा ऊपर की ओर उछला, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर। I imagined I would bob to the surface like a cork, और मैं ये उम्मीद कर रहा था, या मैं ये कल्पना कर रहा था कि मैं सीधा ऊपर निकल के आ जाऊंगा जैसे कि कोई लकड़ी का टुकड़ा हो। कॉर्क वैसे होता है बॉटल पर जो होता है, लकड़ी के पहले वो लगाए जाते थे, ढक्कन लगाए जाते थे, जिन्हें बॉटल के अंदर, जो कांच की बॉटल्स होती थी उसके अंदर की तरफ ऐसे दबा करके पुश कर दिया जाता था, उनको कॉर्क कहा जाता था। ठीक है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा ही होता था, एक तरह का गोल होता था, लेकिन वो इतना इस तरीके का होता था कि उसको पानी के अंदर डीप भी छोड़ो तो बहुत तेजी से ऊपर निकलता था। ठीक है, तो कॉर्क जो है उसका टुकड़े की तरह, मैं लकड़ी के टुकड़े की तरह मैं सीधा ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन जैसा मैंने प्लान किया था उसके अतिरिक्त या उसके विपरीत मैं बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर आया। यानी कि ये तो मेरी प्लानिंग थी ना, पानी की प्लानिंग तो नहीं थी, फिजिक्स की प्लानिंग तो नहीं थी कि मैं कैसे ऊपर आने वाला हूं, ये तो मेरी प्लानिंग थी। लेकिन अब काम किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, अब काम फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है और पूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। वो जैसे चाहेगा वैसे धीरे धीरे उसको ऊपर लेके आएगा पानी। तो वही इसके साथ हुआ, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली, चारों तरफ देखने की कोशिश की, मुझे पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बट वाटर, केवल पानी दिखाई दिया।
वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो ट्रिंज टू इट, और पानी ऐसा कि उसके अंदर एक गंदा सा येलो कलर की जो झलक है, या जो पानी है मुझे येलो कलर का दिखाई दे रहा था। आई ग्रू पैनिकी, मैं उसे देख करके डर गया और ज्यादा भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मैं ऊपर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा जैसे कि मैं एक रस्सी पकड़ने वाला हूं। यानी कि जैसे ही मुझे लगा ना कि ये बस यहां तक सरफेस आने वाला है, तो मैंने अपना हाथ ऊपर करके और उसे पकड़ने की कोशिश की, जैसे सरफेस जो है वो कोई रस्सी हो, तो पकड़ूंगा और बाहर आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने पकड़ा, ग्रैब करने की कोशिश की, अ रोप माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथों ने जोर से क्या पकड़ा? केवल पानी को पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब श्वास का अवरुद्ध हो जाना या सांस लेने में तकलीफ होना, उसे सफोकेशन कहते हैं। तो सफोकेटिंग यानी कि मेरी सांस रुकना शुरू हो गई थी और अब मैं सांस नहीं ले पा रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, है ना। आवाज के लिए तो हवा चाहिए होती है, पानी थोड़ी चाहिए होता है। अब चारों तरफ पानी है, अगर चिल्ला भी रहा है तो किसी को सुनाई देगा नहीं, क्योंकि आवाज सुनने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, उसके बाद मेरी आंखें और मेरी नाक जो है वो थोड़ी सी पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मैं इतना सा ही पानी से बाहर निकल पाया, मेरा मुंह जो है वो अभी भी पानी के अंदर ही था। यानी कि आंखें बाहर आई, नाक बाहर आया, लेकिन ये मुंह जो है वो अभी भी पानी में ही था। आई फ्लेल्ड, फ्लेल्ड का मतलब क्या होता है? मैं हाथ पैर जोर जोर से मारता रहा, यानी कि बाहर निकलने का प्रयास करता रहा। एट द सरफेस ऑफ द वाटर, उस पानी की सतह पर। स्वॉलोड, थोड़ा सा पानी पी भी गया उसमें से। चॉक्ड, और मेरा गला एकदम से जाम भी हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो ऐसे लटके हुए थे जैसे कि कोई इतनी भारी वस्तु हो जिसको उठाया ही नहीं जा सके। पैरालाइज्ड, ऐसा लग रहा था कि वो पैरालाइज हो गए हैं, उन्हें लकवा मार गया है। एंड रिगिड, और बिल्कुल कठोर हो गए। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक ग्रेट फोर्स जो था वो मुझे वापस नीचे की ओर खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरे आसपास का पानी ही था जो केवल मेरी आवाज सुन पाया। यानी कि फिर से मेरी आवाज बाहर कोई सुन ही नहीं पाया, क्योंकि मैं पानी के अंदर ही चिल्ला रहा था, तो डेफिनेटली कोई सुन भी नहीं सकता। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और मैंने फिर से अपनी वह लंबी यात्रा प्रारंभ कर दी जिसमें मैं फिर से पूल के बॉटम की ओर जाना शुरू हो गया। अब यहां पे देखो, अगर बाहर से कोई देखने वाला व्यक्ति होगा ना, तो उसके लिए ये रहेगा कि ये केवल डूब रहा है मतलब फेंका, नीचे गया, प्लानिंग करी, अपने आप को स्प्रिंग किया इसने, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद जैसे प्लानिंग थी उस प्लानिंग के हिसाब से ऊपर आया नहीं, जितना इसे लग रहा था बाहर निकल जाऊंगा उतना निकल नहीं पाया, आंखें और नाक तक बाहर आया, उसके बाद वापस नीचे जाना शुरू हो गया। तो बाहर वाले के लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ही ईजी है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे सांस नहीं आ रही है, जो सांस नहीं ले पा रहा है, वो उस पूरी की पूरी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, वो खुद उस सिचुएशन में, पूरी परिस्थिति में फंसा हुआ है, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है, ये केवल वही व्यक्ति बता सकता है जो व्यक्ति इस परिस्थिति में फंसा हुआ है। ठीक है, आप अगर किसी अंधेरे कमरे में बंद हो तो बाहर वालों के लिए केवल इतना है कि कुछ नहीं, अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। लेकिन आपसे अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जाए ना, आप एक एक सेकंड का एक्सप्लेनेशन 10-10 लाइनों में दोगे। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये कितना बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। अरे भैया, इसकी सांस गले में अटकी हुई है, इसको पता नहीं है कि 5 मिनट बाद जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ कि इसके साथ एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो वही सिचुएशन है कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सीरियसनेस देखनी होती है किसी भी परिस्थिति की या किसी भी क्षण की, उसके लिए इतना लंबा जो है हमारा एक्सप्लेनेशन हमेशा से बनता ही है। राइट, इंग्लिश में यही चीज़ है। आप इंग्लिश में, आप किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि कोई भी जो दृश्य है वो कितना महत्वपूर्ण है, निर्भर करेगा कि कितना ज़्यादा उस दृश्य के बारे में कहा गया है।
आई स्ट्रक एट द वाटर, मैं हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था उस पानी में। एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं वापस नीचे जा रहा था। तो पहली यात्रा तो फटाफट हो गई थी, अब ये सेकंड यात्रा है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर, और जो भी मेरी स्ट्रेंथ थी, जो भी मेरी ताकत थी, उसे मैं खर्च कर रहा था, या वो खर्च हो रही थी जैसे जैसे मैं प्रयास कर रहा था। एज वन इन अ नाइटमेयर, जैसे कि कोई रात्रि का डरावना सपना हो। नाइटमेयर फाइट एज इररेजिस्टेबल फोर्स। इररेजिस्टेबल फोर्स का मतलब होता है एक ऐसी ताकत के विरुद्ध जिसका विरोध नहीं किया जा सकता या जिससे कभी जीता नहीं जा सकता। ठीक है, क्या होता है जब हम रात को कोई डरावना सपना देखते हैं, ओके, और हम देखते हैं कि हमारे पीछे कोई चीता भाग रहा है या कोई शेर भाग रहा है हमें खाने के लिए, और हम अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे हैं, सपने में बात कर रहा हूं, लेकिन जहां हम खड़े हैं उससे 1 इंच भी आगे नहीं सरक रहे, लेकिन जान पूरी लग रही है। कनेक्ट कर पा रहे हो? सपना आया रात को सोए कि मेरे पीछे कोई शेर भाग रहा है, और वो शेर तो तेजी से भागता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, मैं भी भाग रहा हूं अपनी पूरी जान लगा करके, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां से 1 इंच भी आगे नहीं सरक रहा। तो ये स्थिति बिल्कुल यही है कि मैं अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगा करके एक नाइटमेयर में, एक फाइट से, यानी कि रात्रि स्वप्न में एक युद्ध लड़ रहा हूं। किसके विरुद्ध? एक इररेजिस्टेबल फोर्स के विरुद्ध, एक ऐसे फोर्स के विरुद्ध जिससे मैं जीत ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी ताकत, अपनी जान वहां पर लगा रहा हूं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस पूरी खो चुका था, सांस बिल्कुल नहीं बची थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स हैं उनमें मुझे दर्द महसूस हो रहा था। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा जो सर है वो धड़क रहा था। अब धड़क तो नहीं बोल सकते, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो भचक भचक कर रहा था, यानी कि पाउंडिंग जैसा कुछ फील हो रहा था कि कुछ नसें ऐसे ऐसे कर रही है सर में। ठीक है, आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे, बेहोशी आ रही थी। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन रणनीति बालक को अभी भी याद है, उसे अपनी रणनीति याद थी। जैसे ही बॉटम टच करेंगे वैसे ही उछलेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, पैर चलाएंगे, किनारे पे पहुंच जाएंगे। कितनी मतलब प्यारी स्ट्रेटेजी, मुझे सबसे अच्छी इसकी स्ट्रेटेजी लगी इस चैप्टर में, कि हम अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं और भाग्य अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाता है। दोनों स्ट्रेटेजी या तो एक जैसी होनी चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, मुझे अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं स्प्रिंग की तरह उछल के आ जाऊंगा बॉटम से, ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक, और कॉक की तरह बिल्कुल बाहर आ जाऊंगा। टू द सरफेस, बिल्कुल सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, आकर के सीधा लेट जाऊंगा ऑन द वाटर, उस पानी पे। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथ चलाऊंगा जैसे हाथों से तैरते हैं। एंट्रेस्ट, और अपने विथ माई लेग्स, और अपने पैर पटकना शुरू करूंगा, यानी पैरों से भी पेडलिंग करना शुरू करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और उसके बाद मैं पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। एज सिंपल एज दैट। ये सेकंड ट्रिप में सोच रहा है। आई वेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, डाउन और नीचे जा रहा था, एंडलेसली, ऐसा लग रहा था कि अंतहीन ये एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा है जो बस जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, कहीं पहुंच नहीं रहा है ना। थॉर मूवी का एक वो सीन मुझे याद आ गया कि जब लोकी आकर के कहता है कि मैं आधे घंटे से गिर रहा हूँ, जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसे एक टाइम लूप के अंदर फंसा देते हैं जब तक वो बैठ करके बात करते हैं थॉर से, तो बिल्कुल वही सीन है कि वो बस वो गिरे ही जा रहा है और कहीं पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये सीन इसके साथ भी हो रहा है। इसको ऐसा लग रहा है मैं नीचे जाए जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा। आई वेंट डाउन एंड डाउन एंडलेसली। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, एक येलो पीले रंग के ग्लो के साथ में मुझे पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डार्क वाटर, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे आदमी आंख खोल के भी अगर दूर कुछ देखना चाहे तो देख नहीं सकता। थ्रू का मतलब होता है उसके माध्यम से या उसके पार अगर देखना चाहे तो नहीं देख सकता। एंड देन शीर स्टॉक टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद एक पूर्ण रूप से एक बुरे, डरावने या भयानक टेरर यानी डर ने, सीज्ड यानी मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, समझदारी नहीं है कि यार छोटा बालक है, इसको तो किसी और ने फेंका है, अपन इस बेचारे को क्यों डराए। उसमें इतनी भी समझ नहीं, वो आकर के डर जो है उसने मुझे भयभीत करना शुरू कर दिया। टेरर दैट नोट्स नो कंट्रोल,
डर ऐसा जिस पर आप किसी भी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और एक ऐसा डर जो कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। आप अगर उस परिस्थिति में फंसे हो, आपकी इस तरह से प्लानिंग फेल हुई है, आपको पता है आसपास कोई बचाने वाला नहीं है, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो तो आप समझ सकते हो। शब्दों से कोई समझाने की कोशिश करेगा तो समझ में नहीं आएगा। Who has not experienced it, जिसने खुद ने उसे अनुभव नहीं किया हो। I was shrinking, मैं श्रिकिंग कर रहा था, यानी कि कपकपा रहा था, चिल्ला रहा था। अंडर वाटर, उस पानी में। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पैरालाइज्ड हो गया था, लकवा ग्रसित हो गया था उस पानी के अंदर। स्टिफ, बिल्कुल कठोर सा। रिगिड, सख्त सा। विथ फियर, डर से, यानी कि ठोस हो गया, जम गया पूरा। अब हाथ पैर काम नहीं कर रहे। लेकिन स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है बाबू स्ट्रेटेजी याद रखना। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, बल्कि मेरे गले में जो चीखें थी वो भी अब जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा दिल धड़क रहा था और एक पाउंडिंग की, यानी कि धमक की आवाज जो है वो मुझे अपने सर में भी आ रही थी। सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और ये मुझे ये दिखा रही थी, ये बता रही थी कि तुम अभी भी जीवित हो। या इन दो चीजों से ही मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी तक जीवित हूं, वरना हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर चुके थे और लंग्स की हालत बहुत खराब थी। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और उसके बाद उस डर के मध्य, यानी कि चारों तरफ से अब मैं डर से भयभीत हो चुका हूं, या हिंदी में एक शब्द आता है भयाक्रांत हो चुका हूं, लेकिन फिर भी एक समझदारी का एक टच, एक झलक, यानी कि वापस से एक छोटा सा विचार जो समझदारी से भरा हुआ था वो मेरे दिमाग में आया। मस्ट रिमेंबर टू जंप, कूदना याद रखना है कि जमीन पर पहुंचते ही वापस ऊपर की तरफ जंप मारनी है। व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही मैं बॉटम को टच करता हूं। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने टाइल्स को अपने पैरों के नीचे महसूस किया। माई टॉयज रीच्ड आउट, और मेरे जो पैरों के जो अंगूठे हैं, टॉयज जो हैं, वो बिल्कुल और तेजी से आगे की ओर एक्सपेंस होकर के, फैल करके उन्होंने उसे टच किया। इफ टू ग्रैब देम, जैसे वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, और जो कुछ हिम्मत, साहस, जान, ताकत, जो कुछ मुझ में बचा था उस सबको इकट्ठा करके मैंने एक बार फिर से जंप किया, यानी जमीन से वापस ऊपर की ओर मैं उछला। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन वो ऐसा लगा कि मैं कूदा तो सही लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी कूदा और 2-4 इंच ऊपर आ गया तो क्या फायदा उस जंप का। द जंप मेड नो डिफरेंस, उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों के लिए देखा, नहीं थी। लैडर्स, सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश की, नहीं थी। वाटर विंग्स बताए थे ना जो यहां पहने जाते हैं नहाते समय, उन्हें देखने की कोशिश की, नथिंग बट वाटर, मेरे पास में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। अ मास, एक बहुत बड़ी मात्रा में, ऑफ येलो वाटर, येलो रंग का पानी, हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। स्ट्रेक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड, और उस जिद्दी या उस जिसने मेरे पे काबू कर रखा था, उस डर ने मेरे अंदर और गहरा होल्ड कर लिया, यानी मुझे और ज्यादा जकड़ लिया कि अब ऐसा लग रहा था कि जो उम्मीद की किरण है, ऑप्टिमिज्म है, वो खत्म होता जा रहा है। इवन डीपर होल्ड ऑन मी, डर ने मुझे और ज्यादा जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का कोई बहुत बड़ा झटका हो जिसने मुझे पकड़ रखा हो। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं एकदम हिल गया और कांपने लगा। विथ फ्राइट, डर की वजह से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैं मदद के लिए चिल्लाने की मैंने कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, अपनी मां को पुकारने का प्रयास किया। नथिंग हैपेंड, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, या उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन, और तभी, स्ट्रेंजली, मतलब बहुत अजीब बात है, देयर वॉज लाइट, वहां मुझे रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ओफुल येलो वाटर, और मैं उस भयानक जो पीला पानी था उससे बाहर निकल रहा था। एटलीस्ट माई आई वर,
और कुछ नहीं, मेरी आंखें तो निकल ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर निकलने वाली थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर तीसरी बार मैंने फिर से नीचे की तरफ डूबना शुरू किया। एक सेकंड के लिए रुक करके सोचो क्या हो रहा है इस लड़के के साथ। पहली बार गया, ठीक है, कोई स्ट्रेटेजी है, आ जाऊंगा, नहीं आ पाया, लेकिन उतना ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है। सेकंड टाइम गया, अब डर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। वहाँ से जंप करके ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन डर की जो सीमा है, जो पराकाष्ठा है, वो पार हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं आया है। अब ये जा रहा है टू द थर्ड राउंड। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। उसके बाद मैंने तीसरी बार नीचे वापस जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने एक बार ऐसे करने की कोशिश की, सक करने की, लेकिन हवा की जगह मुझे क्या मिला? पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो येलो कलर की थोड़ी सी रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी, वो अब फिर से गायब हो चुकी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड रिलैक्स्ड, और अब जितने भी एफर्ट थे वो सारे के सारे रुक गए थे। अब कोई प्रयास नहीं करना था, अब कोई कोशिश नहीं करनी थी। सीज्ड मतलब सारी कोशिशें अब रुक चुकी थी। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, ढीला पड़ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब मुझे अपने पैर जो हैं बिल्कुल अशक्त लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं लंगड़ा हो गया हूँ, मेरे पैर हैं ही नहीं। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक कालापन, एक अंधकार जो है वो मेरी बुद्धि पर, मेरे दिमाग पर छाने लगा था। यानी अब मैं कुछ सोच समझ भी ज़्यादा नहीं पा रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस बेहोशी वाले आलम की वजह से मेरा डर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस डर को पूरी तरीके से हटा दिया था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब किसी भी तरह की घबराहट या किसी भी तरह का डर बाकी नहीं रहा था। इट वॉज क्वाइट, ये यहाँ बिल्कुल शांति महसूस हो रही थी। पीसफुल, पूरा शांतपूर्ण माहौल था, पूरी शांति थी, कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे डरा जाए। यानी कि अब वो कहीं ना कहीं स्वीकार करने लग गया था, एक्सेप्ट करने लग गया था कि नाउ दिस इज द टाइम, ओके, दिस इज नाइस, ये अच्छा लग रहा है। टू बी डाउजी, नींदे होना के नींद आ रही है, बस बेहोशी आ रही है, अब बस नींद आ रही है और कुछ नहीं। टू गो टू स्लीप, बस सो जाऊंगा। नो नीड टू जंप, अब नीचे जाऊं वापस फिर कूदूं, कोई आवश्यकता नहीं, अब जंप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, बहुत थक गया हूं अब जंप करने के लिए। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसे जो पानी है वो मुझे जेंटली धीरे 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 संभालते हुए नीचे की ओर लेके जा रहा है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंतरिक्ष में, जहां पर कोई ग्रेविटी ना हो, वहां पे फ्लोट कर रहा हूं, तैर रहा हूं। तैरना स्विमिंग में अलग होता है, स्विमिंग में अपने एफर्ट से तैरा जाता है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा जब हम पानी में फेंकते हैं तो उसे स्विमिंग नहीं कहा जाएगा, वो स्विम नहीं कर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, अब स्विमिंग का कोई प्रयास नहीं है, बस फ्लोट कर रहा है जैसे कि निर्जीव वस्तु करती है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, ऐसा लग रहा है कोमल बाजुओं ने, बाहों ने मुझे उठा रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इतनी प्यार भरी बाहें जैसे कि मेरी माँ की है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए निश्चित तौर पर। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, अब मैं पूरी तरीके से अपनी विस्मृतियों से घिर चुका था, यानी कि चीज़ों को भूलना शुरू हो गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जो जीवन का जो पर्दा है वो अब गिर रहा था या गिर गया था उसके अकॉर्डिंग ये उसके जीवन का अंत था। और यहाँ पर वो अपने जीवन के अंत को स्वीकार कर चुका है कि अब ना कोई प्रयास करना है, ना कोई अभ्यास करना है, कुछ नहीं करना, बस अब ठीक है जो है। अब उसके मन में इस तरह की एक विचारधारा आ गई थी, और इसी वजह से अब उसने सारे प्रयास करना बंद कर दिया था। आगे देखते हैं क्या हुआ। ओके, अब आगे जो हुआ वो देखने के लिए तो हमें अगले लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। वैसे स्ट्रेटेजिकली ठीक आया है, यहीं पर चैप्टर एंड होना चाहिए था, है ना। एकदम सस्पेंस मूवी वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो, कि चैप्टर चलते 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 एकदम से सस्पेंस आ गया। अभी मरा नहीं है वो, याद रखना, अभी उसने स्वीकार कर लिया है अपने भाग्य को कि हाँ अब बस मृत्यु ही बची है, बाकी तो क्या बचा है।
वो अपने इस भाग्य को स्वीकार कर चुका है। दैट्स इट, इसके आगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे ये जो डूबने वाला जो बालक है इसकी मनोस्थिति कैसे कैसे बदली जब इसका फर्स्ट टर्न था डाउनवर्ड्स जो इसकी यात्रा थी, फिर सेकंड जो यात्रा थी, फिर अभी जो थर्ड जो इसकी जर्नी थी। तो ये 3 जर्नीज के अंदर अलग अलग तरीके से, सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग है, सेकंड के अंदर टेरर से भरा हुआ है, थर्ड के अंदर हर चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। तो ये 3 फ्रेजेस इसने यहाँ पे हमें देखने को मिले। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कहा था, ऐसे कौन से डर हैं जो आपको बचपन में डराते थे, उनके बारे में आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे को कोई मेरा डर याद आएगा तो मैं भी आप लोगों के साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगा। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर।